शिव छत्रपति महाराज की। शिवाजी राजे पन्हाला किले से विशालगढ़ की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन रास्ते में घोड़खिंड के पास बाजी प्रभु शिवाजी राजे को आगे विशालगढ़ की तरफ बढ़ने के लिए कहते हैं और खुद उन्होंने मात्र 300 सैनिकों के साथ गजापुर का खिंड, जिसे घोड़खिंड के नाम से भी जाना जाता है, वहां मजबूती से अपना पांव जमा लिया है। 10,000 की सेना पर 300 बांदल मावले भारी पड़ रहे थे, लेकिन तभी बाजी प्रभु के ऊपर गोली से निशाना लगाया गया। गोली का धमाका हुआ और गोली सीधे बाजी प्रभु के सीने में लगी थी। बाजी प्रभु जमीन पर गिर पड़े। अभी तक शिवाजी के विशालगढ़ पहुंचने की खबर नहीं आई थी और बाजी प्रभु को गोली लगने के बाद वो बेहोश थे। अब बाजी प्रभु और उनके 300 मावले योद्धा क्या करेंगे? क्या शिवाजी को विशालगढ़ पहुंचने तक ये बांदल मावले आदिल शाही सेना को रोक पाएंगे? बाजी प्रभु के भाई कुलाजी तुरंत दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे और उन्हें कुछ सैनिकों की मदद से युद्ध क्षेत्र से किनारे की तरफ लाया गया। थोड़ी देर बाद बाजी प्रभु को होश आया। बाजी प्रभु ने उठते ही पूछा, तोप की आवाज आई क्या? दरअसल गोली के धमाके से शायद बाजी प्रभु को ये आभास हुआ था कि तोप के गोले छूटे हैं। नहीं, किसी सैनिक ने जवाब दिया। बाजी प्रभु फिर से उठने की कोशिश करने लगे। बाजी प्रभु के शरीर में इतने घाव पहले से ही लग चुके थे कि और घावों के लिए भी जगह नहीं बची थी। शरीर के हर अंग में चोट लगी हुई थी, लेकिन बाजी फिर भी उठना चाहते थे। आप मत उठिए बाजी, हम आदिल शाही सैनिकों को घोड़खिंड पार नहीं करने देंगे। पास खड़े एक सैनिक के पास से आवाज आई, लेकिन तोप की आवाज अभी नहीं आई। ये कहकर बाजी प्रभु ने अपने अंदर की सारी शक्ति को एक बार फिर से समेटा और वे उठ खड़े हुए। राजे के विशालगढ़ पहुंचे बिना ये बाजी मर जाए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? गोली लगी है तो क्या हुआ, अभी मुझ में बहुत जान बची हुई है। ये कहते हुए लड़खड़ाते हुए बाजी प्रभु भाले का सहारा लेते हैं और घोड़खिंड के पास फिर से पहुंच जाते हैं। बाजी प्रभु के घोड़खिंड में एक बार फिर वापस आने के बाद युद्ध क्षेत्र की हालत बिल्कुल बदल गई थी। वो उनके रक्त से भीगे हुए शरीर को देखकर आदिल शाही सैनिक पीछे हटना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाजी प्रभु अब भाले से ही शत्रुओं को भेदना शुरू कर चुके हैं। इधर विशालगढ़ मोर्चे पर शिवाजी और उनके साथ के मराठा सैनिकों ने सुरवे और उनकी सेना से लड़ने में जी जान लगा दिया। शिवाजी खुद युद्ध भूमि में थे। थके मांदे मराठा सैनिक दोगुने उत्साह से लड़ रहे थे। विशालगढ़ किला जीता जा चुका था। अब शिवाजी राजे सबसे पहले तोपों की तरफ दौड़ते हैं। उन्हें मालूम है कि काफी देर हो चुकी है, लेकिन आशा की एक किरण अभी भी बची हुई है। शिवाजी राजे किसी भी कीमत पर बाजी प्रभु को नहीं खोना चाहते थे। विशालगढ़ से तोप के 3 गोले छूटते हैं। राजे गढ़ पहुंच गए, हमारी जीत हुई। घोड़खिंड में रक्त से सने हुए बाजी प्रभु के चेहरे पर ये कहते हुए एक मुस्कान आ जाती है, खुशी की मुस्कान, विजय की मुस्कान। इतना कहकर बाजी प्रभु लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। बाजी प्रभु के जमीन पर गिरते ही आदिल शाही सेना बुरी तरह से मावले सैनिकों पर टूट पड़ी। वो सेना जिससे अभी तक पार पाना संभव नहीं हो रहा था, जिसके पास भी जाने से आदिल शाही सैनिकों की रूह कांप रही थी, वो आदिल शाही सेना मावलों के ऊपर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। भयंकर रक्तपात हुआ और सभी मावलों को बेहद निर्ममता के साथ मार दिया गया।
बाजी प्रभु के गिरते ही राजे को ना जाने किस बात का एहसास हुआ था। जैसे उन्हें अंदर अंदर मालूम चल गया कि कोई अनहोनी घट गई है। हवा का एक तेज झोंका आया। शिवाजी राजे के आंखों से अनायास ही आंसू टपक पड़े। सुरवे और जसवंत राय को विशालगढ़ से खदेड़ने के बाद शिवाजी राजे राजगढ़ पहुंचे। मां जीजाबाई से उनकी मुलाकात लगभग 1 साल बाद हो रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलकर भावुक हो गए। शंभू राजे भी नए कपड़े पहनकर राजे की अगवानी करने आए। शिवाजी राजे के राजगढ़ पहुंचने के बाद उनसे मिलने कान्होजी जेधे और नेताजी पालेकर आए। शिवाजी राजे ने कान्होजी को अफजल खान के वध के बाद दरबार में प्रथम सम्मान का पद दिया था। राजे ने कान्होजी को बाजी प्रभु की वीरता की बात बताई और उन्हें बताया कि कैसे अकेले घोड़खिंड पर मात्र 300 सैनिकों के साथ पूरी 10,000 की आदिलशाही सेना को रोके रखा था। शिवाजी राजे ने कान्होजी के लिए प्रस्ताव रखा कि वे दरबार में प्रथम सम्मान का पद बाजी प्रभु को देना चाहते हैं। कान्होजी ने उनके प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजे ने घोड़खिंड का नाम बदलकर पावन खिंड कर दिया। बाजी प्रभु के रक्त से पवित्र हुई धरती का नाम पावन खिंड ना हो तो और क्या हो सकता है। इसके अलावा राजे ने बाजी प्रभु के बेटे को अपनी सेना में प्रमुख स्थान पर नियुक्त किया। आखिर वीरता का उचित सम्मान तो होना ही चाहिए और शिवाजी राजे ने ऐसा ही किया। शिवाजी राजे काफी दिनों बाद राजगढ़ वापस लौटे थे और आगे की योजनाओं के बारे में मां जीजाबाई से भी उनकी वार्ता भी कम ही हुई थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक दिन मां जीजाबाई ने शिवाजी राजे से दरबार के आगे की योजनाओं के बारे में विमर्श शुरू किया। क्यों रे शिवबा, तुझे इतने दिनों से मां की याद नहीं आती है क्या? हमेशा स्वराज की योजनाओं में ही व्यस्त रहता है। नहीं मां साहिब, ऐसा नहीं है। असल में आदिलशाहियों से टक्कर के साथ साथ अब मुगलों ने भी खतरा भांप लिया है। इसीलिए तो औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को पुणे तक इतनी विशाल सेना के साथ भेजा है। मां जीजाबाई की इस बात का जवाब शिवाजी राजे ने चिंता के साथ दिया। असल में शिवाजी की चिंता जायज भी थी, क्योंकि इतने मुहिमों में व्यस्तता के चलते वे शाइस्ता खां जैसे आफत से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। लेकिन अब जनता की समस्याओं और शाइस्ता खां के अत्याचारों ने उन्हें चिंता में डाल दिया था। असल में शाइस्ता खां शिवाजी को घेर कर पकड़ने की योजना बना रहा था। शिबुबा, शाइस्ता खां औरंगजेब का बेहद चालाक और अनुभवी योद्धा है। वो धीरे धीरे अपने पांव पसारेगा, लेकिन हमें भी चतुराई के साथ अपना काम करना होगा। हाँ मां साहिब, अभी पिछले ही दिनों में शाइस्ता खां ने चाकण के किले पर अपना कब्जा जमा लिया। फिरंगोजी बेहद साहसपूर्ण तरीके से लड़े और तकरीबन 50 दिन तक शाइस्ता खां को रोके भी रखा, लेकिन अंततः उन्हें किला छोड़ना पड़ा। अब चंद सैनिकों के साथ गोला बारूद और लंबी चौड़ी सेना का सामना करना मुश्किल तो होगा ही। शिवाजी ने चिंतित स्वर में कहा, याद रख शिवबा, सेना चाहे कितनी भी विशाल क्यों ना हो, जीत के लिए बुद्धिमत्ता के साथ साथ योजना की भी जरूरत होती है। जी मां साहब, इसीलिए अब शाइस्ता खां के लिए किसी पुख्ता योजना पर काम करने की जरूरत होगी। और चाकण के किले से आने के बाद अब फिरंगोजी को भूपालगढ़ का गढ़पति बनाने पर मैं विचार कर रहा हूं। हमें भूपालगढ़ के लिए एक विश्वसनीय और वीर गढ़पति की जरूरत भी है, और फिरंगोजी में वे सारे गुण भी मौजूद हैं। बिल्कुल, फिरंगोजी इसके लिए बिल्कुल सही चुनाव है।
ठीक उसी वक्त एक सैनिक पत्र लेकर शिवाजी के पास आया। शिवाजी राजे ने पत्र खोला तो उनके चेहरे के भाव ही बदल गए। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा, जैसे कि अचानक से सूरज बादलों की ओर से निकलकर बाहर आ गया हो। क्या हुआ शिवबा, क्या खबर है? मां साहेब, महाराज साहेब हमसे मिलने यहाँ आ रहे हैं। क्यों ठिठुली करता है रे शिवबा? महाराज साहेब और यहाँ? हाँ मां साहेब, मैं सच कह रहा हूं। कम से कम इस पत्र में तो ऐसा ही लिखा हुआ है। ये खबर सुनकर मां जीजाबाई ने खुशी से अपना एक हार उतारकर पत्र लाने वाले सैनिक को दे दिया। मां साहिब ने खुशी के स्वर में पूछा, राजे, महाराज साहेब यहाँ कब तक पहुंच रहे हैं? वे शायद पंढरपुर जाकर वहां से खंडोवा देवता के दर्शन के बाद यहाँ आएंगे। पंढरपुर? लेकिन पुणे में तो शाइस्ता खान ने डेरा जमाया हुआ है। मां साहेब, आप उसकी चिंता ना करें। महाराज साहिब के हमसे मिलकर जाने तक हम उसे इधर से उधर भटकाते रहेंगे, और अगर शाइस्ता खां को महाराज साहिब के आने की सूचना मिल भी गई तो वो कुछ नहीं करेगा। महाराज साहिब की बहादुरी और दक्षिण में उनके सामर्थ्य से शाइस्ता खान भी वाकिफ है। तेरी बात तो सही है शिबुबा, लेकिन मैं चिंतित हूं क्योंकि आदिल शाहियों ने अपनी कैद में महाराज साहब को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं नहीं चाहती हूं कि अब और कष्ट उन्हें सहना पड़े। मां साहब, आप चिंता मत कीजिए और महाराज साहब के स्वागत की तैयारियां शुरू कीजिए। अगले दिन महाराज साहब आने वाले थे और माता जीजाबाई ने पूरे राजगढ़ को तोरण से सजवाया। महल में विभिन्न जगहों पर रंगोलियां बनाई गईं। पूरा महल जैसे किसी उत्सव की तैयारियों में डूबा हुआ था। जीजाबाई बेहद प्रफुल्लित थीं। आज लगभग 20 सालों के बाद महाराज साहब के दर्शन उन्हें होने वाले थे। महाराज साहब खंडोवा देवता के दर्शन के बाद अपने 1000 सैनिकों के साथ राजगढ़ पहुंचे। शाहजी राजा को गढ़ तक पहुंचने के लिए पालकी का इंतजाम किया गया था। शाहजी राजा पालकी पर सवार हुए और बाकी जन और मंत्रीगण भी उनके पीछे पीछे गढ़ तक चल दिए। राजे शाहजी राजा को आदर और सम्मान के साथ सभागृह में ले आए और सभी मंत्रीगणों से उनका परिचय करवाया। भोजनोपरांत शाहजी राजा अपने पुत्र वधुओं और पोतों के साथ थे और बातों ही बातों में शिवाजी राजे से पूछा, क्यों शिवबा, कभी शिकार के लिए जाते हो तुम? बाबा साहेब, अब इस स्वराज की लड़ाई से फुर्सत ही कहाँ होती है। हाँ, आदिल शाही सल्तनत से कई भेड़िए यहाँ आते रहते हैं, उनका शिकार कर लेता हूं कभी कभी, शिवाजी ने चुटकी लेते हुए कहा। शाहजी राजा शिवाजी का इशारा समझ चुके थे। अफजल खान के खात्मे के बाद शाहजी राजा पर दबाव बढ़ा था और आदिल शाही दरबार ने उन्हें कैद भी कर लिया था, लेकिन अंततः दिल्ली की मुगलिया सल्तनत से दबाव के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन शिवाजी राजे के स्वराज अभियान से शाहजी राजा के लिए कठिनाइयां आती ही रहती थीं। शिबुबा, स्वराज की इस लड़ाई में मैं भले ही तुम्हारा साथ नहीं दे पाता हूं, लेकिन मेरा हृदय तुम्हारी वीरता से हमेशा प्रफुल्लित रहता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन आपको आदिल शाह ने यहाँ आने की अनुमति दी है ना? शिवाजी ने पूछा। दी तो है, लेकिन हर चीज मुफ्त में थोड़ी मिलती है। आदिल शाह ने मुझसे कहा है कि हम तुम्हें समझाकर आदिल शाही दरबार में ले आए। वहां पर तुम्हें 10,000 सरदार का मनसब देकर सम्मानित किया जाएगा। शाहजी राजा ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, लेकिन हम मूर्ख थोड़े हैं कि तुझ जैसे दीपक को आदिल शाह के हाथों में सौंप देंगे। हमने तो इसे तुमसे मिलने और स्वराज की प्रगति को देखने का एक मौका समझा है। मुगलिया सल्तनत के खिलाफ दक्षिण के सभी राज्यों को एकजुट होना जरूरी है और आदिल शाह को अब ये समझ में आ रहा है। शिवाजी राजे महाराज साहब की बातों को बेहद ध्यानपूर्वक सुन रहे थे।
इससे उन्हें आगे की रणनीति बनाने का विचार मिल रहा था। एक तरफ शाहजी राजा को आदिल शाही दरबार में रहना था और अभी शाइस्ता खान भी पुणे में डेरा डालकर बैठा हुआ है। हालांकि शिवाजी राजे शाइस्ता खान की तरफ से निश्चिंत थे, लेकिन किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उन्होंने महल के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी थी। अगले दिन सुबह राजे ने शाहजी राजा को उनके मन की सूचना दी। बाबा साहेब, आप कल शिकार के लिए जुगत ढूंढ रहे थे ना? अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास सूचना आई है कि नीचे के गांव में एक बनेले सूअरों ने आतंक मचा रखा है। अब आप यहां हैं और आपको शिकार प्रिय भी है, तो क्यों ना हम दोनों शिकार पर साथ चलें? शिवाजी राजे की ये बात सुनकर शाहजी राजा प्रफुल्लित हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। नीचे गांव में पहुंचने पर शाहजी ने अपने भालों का जखीरा निकाल लिया। उन्होंने शिवाजी राजे को चुनकर एक भाला दिया। अब शिवाजी राजे और शाहजी दोनों बनेले सूअरों के शिकार के लिए निकल पड़े। उन्हें पता चलता है कि सूअर घनी झाड़ियों में छिप छिप कर दौड़ रहे हैं। उनके सही जगह का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अपने छोटे रथ पर सवार होकर पिता पुत्र दोनों ने तकरीबन 4-5 सूअरों का शिकार कर लिया और वो कुछ देर और शिकार ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब कोई सूअर नहीं बचा है। शिवाजी रथ रुकवाकर कुछ दूर आगे तक जाकर मुआयना करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही राजे मुड़े, उनके एकदम से होश फाख्ता हो गए। शिवाजी राजे एकदम से चिल्ला पड़े, पिताजी! शाहजी राजे चौंक कर पीछे मुड़े। असल में शाहजी राजे से केवल 2 कदम की दूरी पर एक भयानक जंगली सूअर उन पर हमला करने के लिए तैयार बैठा था। वो इतना नजदीक था कि एक ही छलांग में शाहजी राजे की जान तक ले सकता था। अब शाहजी राजे की जान खतरे में थी। राजा शिवछत्रपति महाराज की। शाइस्ता खान पुणे में अपना डेरा डाले बैठा था। करीब 2 साल की मशक्कत के बाद शाइस्ता खान के हाथों में केवल एक ही किला लगा था। वो था चाकण। पुणे के बाकी सारे किले शिवाजी राजे के ही कब्जे में थे। हालांकि बहला फुसला कर उसने परिंडा के किले को भी जीत लिया था, लेकिन इतनी विशाल सेना के साथ मात्र 2 किले जीत पाना ये एक तरह से हार ही थी। बरसात का मौसम खत्म हो चुका था और अब शाइस्ता खान किसी नई योजना को बनाने में लग गया था। असल में शाइस्ता खान की नजर अब समुद्र के तट वाले इलाके में थी। शाइस्ता खान अब कोंकण पर कब्जा जमाना चाहता था, क्योंकि मैदान का इलाका तो अब उसके कब्जे में था ही। शाइस्ता खान ने कोंकण पर कब्जा जमाने की मुहिम के लिए परिंडा किले को जीतने वाले सरदार कहर तलब खान को चुना।